हेलो। चलो हम लोग बात करते हैं सोल्डरिंग चैप्टर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या है सोल्डर करने के लिए निम्न में से सबसे आसान धातु क्या है? सोल्डर करने के लिए निम्न में से सबसे आसान धातु क्या है? तो सोल्डरिंग करने के लिए सबसे आसान धातु पूछ रहा है कि मतलब सोल्डरिंग किस ऐसा इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसमें सोल्डरिंग जो है बड़ी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें सोल्डरिंग जो है सबसे आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो सोल्डर का मतलब ही होता है जिसका गलनांक कम हो, उसमें सोल्डरिंग बहुत आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो इन इन सब में गलनांक सबसे ज़्यादा कम किसका है? तो कॉपर का गलनांक जो है सबसे कम है। कॉपर का जो गलनांक है यानी कि तांबे का जो गलनांक है वो सबसे कम होता है। तांबे का कितना होता है? 1086 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तांबे का। ठीक है, तांबे कितना होता है? 1086 डिग्री सेंटीग्रेड। निकिल का कितना होता है? निकिल का होता है 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्लेटिनम का होता है 1773। लोहे का 1538 होता है। ठीक है, तो ये तो बात याद होनी चाहिए। ठीक है, ये गलनांक याद होना चाहिए। मतलब ये जो गलनांक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? सोल्डर करने में निम्न से सबसे आसान धातु क्या है? ये हमारा गलनांक से निकलेगा आंसर। किससे निकलेगा? गलनांक से निकलेगा कि गलनांक किसका कितना है, उस हिसाब से आंसर इसमें निकलेगा हमारा। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? जब एक्स्ट्रा थ्योरी की वीडियो है, ठीक है, जो अलग से आइकन बना हुआ उसमें प्लेलिस्ट में, जो फिर हमने सबसे पहली लाइन लिखी हुई है। ठीक है, तो कहता है टिन की मात्रा बढ़ाने से सोल्डर में क्या होता है? तो टिन की मात्रा बढ़ाने से जो सोल्डर होता है हमारा कैसा हो जाता है? सोल्डर हमारा हो जाता है नरम। ठीक है, तो सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने पर सोल्डर नरम हो जाता है। और लेड की मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है? लेड की मात्रा बढ़ाने पर जो हमारा सोल्डर होता है वो कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। ये बात याद रखना, हमने उसमें बताया भी है। ठीक है, तो सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने पर जो सोल्डर होता है हमारा नरम हो जाता है। और लेड की मात्रा बढ़ाने पर क्या हो जाता है? हमारा कठोर हो जाता है। लेड की मात्रा बढ़ाने पर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। ठीक, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रीशियन में उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लस में कौन सा रासायनिक उपयोग किया जाता है? कह रहा है इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रीशियन होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में जो सोल्डरिंग फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में जो हमारा सोल्डरिंग फ्लक्स होता है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है वो कौन सा यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, के उपयोग में आने वाला जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है वो क्या होता है? रेजिन होता है। क्या होता है? रेजिन होता है। तो इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाला जो सोल्डरिंग फ्लक्स होता है ये रेजिन होता है। देखो ये पूरे रटने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, रट्टू तो था। तो मतलब अब कौन सा यूज करते हैं? तो रेजिन यूज करते हैं। इसमें क्या बताया जाए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाला सोल्डरिंग फ्लक्स हमारा रेजिन होता है। अभी ये क्वेश्चन तुमको बिल्कुल जितनी बात मैं वही तो बोले, जितनी बात रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जितनी बार इसका रिवीजन करो उतना ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में टिन और लेड के संयोजक किस अनुपात में होता है? ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में टिन और लेड के संयोजन किस अनुपात में होते हैं? टिन और लेड की मात्रा बताना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन जो सोल्डर यूज करता है उसमें टिन और लेड की मात्रा बताना है कि टिन और लेड की मात्रा जो होती है वो किस अनुपात में होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए हम लोग देखते थे, क्या देखते थे? 63 और 37 का आता था लगभग अनुपात। कितना था? 63 और 37 का अनुपात आता था। तो इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में टिन और लेड का अनुपात कितना? 63 और 37 का था। लेकिन यहाँ पे 63 37 नहीं है, इसके पास का देखेंगे। मतलब टिन जो था वो 63 था और लेड जो था वो कितना था? 37 था। इस हिसाब से था। टिन जो था 63 था और लेड जो था वो क्या था? 37 था। ये तो अगर इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में टिन और लेड के संयोजक किस अनुपात में होते हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन के सोल्डर में लेड और टिन जो होते हैं
तो इसमें देखो 60% ये दे रखा है, 40 ये दे रखा है, तो 60-40 दे रखा है, ठीक है। और ये जो सोल्डर होता है इसका गलनांक कितना होता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अभी सोल्डरिंग चैप्टर पढ़ाएंगे उसका, किसका, कौटिल्य का, उसमें भी लिखा हुआ है 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस टाइप का, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कह रहा किसी जोड़ पर सोल्डरिंग का क्या उद्देश्य होता है। किसी जोड़ पर जो है जो सोल्डरिंग होती है, ठीक है, किसी जोड़ पर जो सोल्डरिंग करते हैं उससे क्या बढ़ता है। तो सोल्डरिंग हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे मान लो बैटरी वगैरह में भी सोल्डरिंग होती है, मोबाइल में जैसे होता है तो उसमें बहुत हल्की सोल्डरिंग होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं उसमें क्या होता है, जो टाँका लगाया जाता है उसी को सोल्डरिंग बोला जाता है, ठीक है। जो टाँका लगाए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सोल्डरिंग बोला जाता है। तो कहता है किसी जोड़ पर, किस पर, जोड़ पर सोल्डरिंग करने से क्या बढ़ती है। तो किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने से क्या बढ़ती है, चालकता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, ठीक है। सोल्डरिंग हम इसीलिए लगाते हैं ताकि चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। चालकता नहीं बढ़ेगी तो सोल्डरिंग लगाने का क्या उद्देश्य है। जैसे मान लो कोई मोबाइल का टाँका वगैरह टूट जाता है, कोई तार का जो टाँका होता है टूट जाता है, तो उस पर हम दोबारा सोल्डरिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि चालकता जो है वो चलती रहे हमारी सही से, तभी हमारा मोबाइल प्रॉपर वे में काम करता रहे, ठीक है। अब जैसे बैटरी होता है, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं उस तार को उसमें जोड़ने के लिए भी हम लोग टाँका लगाते थे। पहले जो बैटरी हमारी होती थी, ठीक है, जिसको लैंप टाइप का बोलते थे, छोटी सी बैटरी होती थी, उसी डब्बे के अंदर फिट हो जाती थी और ट्यूबलाइट जलती थी हमारी, ठीक है। उसकी बात हम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहता है किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने से क्या बढ़ जाती है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने से उसकी हमारी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहता है किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने से क्या बढ़ती है, किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने से उसकी चालकता क्या हो जाती है, हमारी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं। ये सब के बारे में तो पढ़ चुके हो, तन्यता क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा को कम रखने का क्या उद्देश्य है। एल्यूमिनियम के सोल्डर में जिंक की मात्रा को कम रखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा कम रखने का क्या उद्देश्य है। जिंक की जो मात्रा है वो कैसी रख रहे हैं, कम रख रहे हैं। तो वही कह रहा है कि एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा को कम रखने का क्या उद्देश्य है। एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण रोकना, मिश्र धातु की तरलता बढ़ाना, सोल्डर का एल्यूमिनियम के साथ आसानी से मिश्रण बनने में, या यांत्रिक मजबूती के लिए। तो एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा कम क्यों की जाती है, ताकि सोल्डर जो है एल्यूमिनियम के साथ आसानी से मिश्रण बन जाए, ठीक है। क्या बन जाए, तो सोल्डर का जो है एल्यूमिनियम के साथ आसानी से क्या मिल जाए, आसानी से मिक्सचर बन जाए, इसलिए हम लोग मिलाते हैं जिंक की मात्रा, ठीक है। मिश्र धातु तरल बढ़ाता है, तरल कुछ नहीं बढ़ाता है, ठीक है। यांत्रिक मजबूती भी नहीं बढ़ाता है। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण रोकना ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो छठे का क्या हो जाएगा, छठे का सी हो जाएगा। कहता है कि एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा को कम रखने का क्या उद्देश्य है। सोल्डर का एल्यूमिनियम के साथ आसानी से मिश्रण बनने के लिए, ठीक है। क्या होगा, सोल्डर का एल्यूमिनियम के साथ आसानी से मिश्रण बनने में। तो एल्यूमिनियम सोल्डर में जिंक की मात्रा को कम रखने का उद्देश्य क्या है, ताकि जो सोल्डर है, सोल्डर का जो एल्यूमिनियम के साथ आसानी से मिश्रण होता है, तो सोल्डर का एल्यूमिनियम के साथ मिश्रण हो जाए, इसलिए हम लोग क्या मिलाते हैं, जिंक की मात्रा मिलाते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 60% टिन और 40% लेड, 60% टिन और 40% लेड वाली मिश्र धातु का गलनांक कितना होता है, अभी पीछे बताया हमने, 185 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 60% टिन और 40% लेड, ये किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए होता है, ठीक है। 60 और 40, इसलिए इसका गलनांक कितना होता है, 185 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा इसका क्या होता है, गलनांक होता है। चलो आगे आते हैं। आगे कह रहा है कि कह रहा है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा है। अब ये कोई विधि है, ठीक है, सोल्डरिंग करने की कोई विधि है, कोई नाम दे रखा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में
जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है वो कौन सा करते हैं? तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है उसको बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो प्रयुक्त हमारा इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोला जाता है? कार्बन बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? हमारा कार्बन होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। कह रहा आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज धारा की विशेषताएं किस प्रकार की होनी चाहिए? ठीक है, कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज धारा की जो विशेषताएं करेक्टरिस्टिक है वो हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज धारा की जो विशेषता है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो आर्क वेल्डिंग जो विशेषता है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी ड्रॉपिंग प्रकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ड्रॉपिंग प्रकार की होनी चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल रटने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, समझो। ठीक है, तो कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज धारा यानी कि जो वेल्डिंग होती है ना, मैंने देखा होगा वेल्डिंग करने में तुम्हारा जो स्कूल है बीपी गुप्ता उसके बगली में दुकान है, ठीक है, जो सरिया वगैरह में वेल्डिंग करता है उसकी बात कर रहा है कि आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज धारा की जो विशेषताएं हैं वो हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए? तो ड्रॉपिंग प्रकार की होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? ड्रॉपिंग प्रकार की होनी चाहिए। तो आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज धारा की विशेषताएं ड्रॉपिंग प्रकार की होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए? हमारी ड्रॉपिंग प्रकार की होनी चाहिए। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। कह रहा निम्न में से किस प्रकार की वेल्डिंग को नट व बोल्ट की क्लैंपिंग हेतु प्रयोग किया जाता है? मतलब अब जो वेल्डिंग है उसको नट बोल्ट की सहायता से क्लैंप करके वेल्डिंग कर रहा है। नट बोल्ट की सहायता से क्लैंप करके जो वेल्डिंग की जाती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सब रट लो क्वेश्चन। प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोला जाता है। तो इस प्रकार से रटना है कि नट बोल्ट की क्लैंपिंग के साथ जो सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, तो किस प्रकार की वेल्डिंग को नट व बोल्ट क्लैंपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग को प्रयुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग को। तो किस प्रकार की वेल्डिंग को नट व बोल्ट की क्लैंपिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग को किया जाता है। किसको किया जाता है? प्रोजेक्शन वेल्डिंग को किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की वेल्डिंग को शीट्स वेल्डिंग की प्राथमिकता दी जाती है? शीट्स वेल्डिंग की। ठीक है, तो कह रहा है कि किस प्रकार की वेल्डिंग को शीट्स वेल्डिंग की प्राथमिकता दी जाती है? शीट्स वेल्डिंग ताकि प्राथमिकता उसमें दी जाती है। तो किस प्रकार की वेल्डिंग को शीट्स वेल्डिंग की प्राथमिकता दी जाती है? मतलब उसमें शीट्स का प्रयोग किया जाता है। उस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? उस वेल्डिंग में शीट्स का प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहा है कि किस प्रकार की वेल्डिंग को शीट्स वेल्डिंग की प्राथमिकता दी जाती है? तो सीम वेल्डिंग जो होता है हमारा, कौन सा वेल्डिंग? सीम वेल्डिंग जो होता है उसको प्राथमिकता दी जाती है शीट्स वेल्डिंग की। देखो हमारे सब में देखो 11 नंबर में गोला लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन में भी हमारा क्या लगा है? गोला लगा हुआ है। तो ये सब मेरे लिए भी क्वेश्चन नए हैं। ठीक है ना, तो ये सब रटने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको लिख लो, अगली बार जब भी कभी ये लड़ेगा क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। तो वही कह रहा है किस प्रकार की वेल्डिंग को शीट्स वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो सीम वेल्डिंग को हम लोग शीट्स वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। किसको? सीम वेल्डिंग को शीट्स वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं।